हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को अ, पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण में क्या है कि इसमें पढ़ा चुका हूँ सब कि धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और उत्प्रेरक वर्तक, उत्प्रेरक विष, इन सबों के बारे में पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। और आप आज पढ़ाएंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो उत्प्रेरण का क्या सिद्धांत होता है वो देखेंगे। तो इसमें तो उत्प्रेरण के 3 सिद्धांत हैं और तीनों सिद्धांत के बारे में हम बताएंगे। और तो यहाँ पर उत्प्रेरकों की क्रिया विधि के आधार पर क्रिया विधि को समझाने के लिए मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। तो उत्प्रेरकों की क्रियाविधि के आधार पर या उत्प्रेरकों की क्रियाविधि को समझाने के लिए यह 2-3 सिद्धांत दिया गया है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें कि आप लोगों का क्लास भी यानी कि क्लास नहीं चल पाएगा। तो आप लोगों का सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया, और जिसमें कि 30% सिलेबस कम करने पर जो भी टॉपिक बचेगा वह भी टाइम के अनुसार कुछ ज़्यादा ही है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आप अपना नोट्स बनाते रहिए और कायदे से पढ़ते रहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। अब जो नहीं तैयारी करेगा तो उसके लिए तो अलग से कोई प्रावधान नहीं है। जो तैयारी करेगा भाई अपना वीडियो देख कर अपना नोट्स बनाए और उसको कायदे से समझे। जिसको कुछ अगर आप जिसकी मोबाइल का वॉल्यूम कम है तो अपना लीड लगाकर सुनता रहे। लीड से एकदम साफ आवाज़ सुनाई देगी। अगर पढ़ना है तो लीड लगा के पढ़िए आराम से, ताकि दूसरे की आवाज़ ना सुनाई दे, बस केवल मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे। क्योंकि दूसरे की आवाज़ सुनाई देगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, और लीड से सुनते रहेंगे तो दूसरे की आवाज़ कान में जाएगी नहीं और केवल मोबाइल की जाएगी। तो कंसंट्रेशन बना रहेगा, तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो उत्प्रेरण के सिद्धांत में यह 3 प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। उसी सिद्धांत के आधार पर उत्प्रेरकों की क्रिया विधि को समझाया गया है। तो पहला है समांगी उत्प्रेरण के लिए। समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक
यौगिक का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है और दूसरा सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। तीसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो इस प्रकार से पहला सिद्धांत हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, या इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर होगा कि यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण तो बताया गया है कि ऐसा उत्प्रेरण हो जिसमें कि अभिकारक और उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरण जो होता है यह पहले बताया जा चुका है, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि यानी कि ऐसा उत्प्रेरण हो जिसमें कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या हो, समान अवस्था में हो। तो समान अवस्था में होता है तो वहाँ पर क्या होगा, समांगी उत्प्रेरण होता है। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरण क्या होगा, समान अवस्था में होगा। और वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, वह माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर बताया जाएगा। और यहाँ पर जो माध्यमिक यौगिक है, माध्यमिक मतलब होता है कि मध्य में, यानी कि माध्यमिक यौगिक मतलब जो मध्य में बना यौगिक होगा वही क्या होगा, माध्यमिक यौगिक होगा। और इसी के आधार पर उत्प्रेरण के सिद्धांत को बताया जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह होता है कि कोई भी अभिकारक होता है, अभिकारक, इसमें अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। फिर अगर उसमें उत्प्रेरक डाल दिया जाता है तो उत्प्रेरक डालने पर यह अभिकारक क्या करते हैं, आपस में तेज़ी से अपक्रिया करते हैं या धीरे धीरे अपक्रिया करने लगते हैं, तो यह उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाने पर यह, तो यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर एक स्टेप में उत्पाद बन जा रहा है।
लेकिन बीच में क्या क्या होता है वह नहीं मालूम होता। तो उसी सिद्धांत को इन्होंने बताया, यानी कि जब अभिकारक परस्पर आप क्रिया करते हैं तो दो पदार्थ होंगे, दो या दो से अधिक। मान लीजिए ए बी है, इसमें जो ए बी अभिकारक होगा तो यहाँ पे उत्प्रेरक भी कुछ भी हो सकता है। तो यह उत्प्रेरक क्या करता है, सबसे पहले एक अभिकारक से अपक्रिया करता है, यानी कि यह जो अभिकारक होगा यह पहले यानी कि उत्प्रेरक क्या करता है, इन अभिकारकों में से एक अभिकारक से अपक्रिया करता है, एक पदार्थ से अपक्रिया करता है, यानी कि अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, और फिर उसके बाद माध्यमिक यौगिक बना लेता है। और यह माध्यमिक यौगिक फिर दूसरे अभिकारक से अपक्रिया करके अपक्रिया करता है। तो यहाँ पर दोनों अभिकारक ए और बी दोनों अभिकारक का आपस में अपक्रिया कर लेते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसमें इन दोनों के मध्य जब उत्प्रेरक एक पदार्थ से को अवशोषित करता है या अपक्रिया करता है तो वह माध्यमिक यौगिक बनाएगा। और माध्यमिक यौगिक क्या करता है, फिर दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है तो वहाँ पर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक परस्पर अपक्रिया कर लेते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, यानी कि पूरी प्रक्रिया में एक माध्यमिक यौगिक बनता है। इसी की वजह से इसका नाम रखा गया माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर उत्प्रेरक X हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो उत्प्रेरक होगा पहले अभिकारक ए को क्या करता है, अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता और बनाता है AX। फिर यह इसको कहते हैं माध्यमिक, इसको कहते हैं माध्यमिक यौगिक। और फिर यह AX यह फिर उसके बाद B से अपक्रिया करता है तो यह बनाता है AB प्लस X, यानी कि फिर दूसरे अभिकारक से अपक्रिया कर लेता है और यह बन जाता है उत्पाद, यह उत्प्रेरक। तो यहाँ पर जो सीधी सी बात है यहीं पे कि जो उत्प्रेरक होता है पहले एक अभिकारक से अपक्रिया करता और एक अभिकारक से अपक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बना लेता, और फिर यह माध्यमिक यौगिक फिर दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता, और जब दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है तो यह दोनों उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं और उत्प्रेरक क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी की वजह से जो उत्प्रेरक का जो गुण होता है वह अपक्रिया में क्या होता है, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, ना तो अपक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यह है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत।
और इस सिद्धांत को देने वाले थे क्लीमेंट तथा डेसार्म 1826 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ गया होगा और अब इसके बारे में लिखकर भी बता दे रहे हैं। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्लेमेंट तथा डेसार्म ने 1826 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी अभिकारक से अभिक्रिया करके एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाता है। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं तथा उत्प्रेरक स्वयं मुक्त
हो जाता है। मुक्त हो जाता है, माना। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि यानी कि जो उत्प्रेरक होता है अभिकारक के किसी एक अणु से अपक्रिया करता है और फिर माध्यमिक यौगिक बना लेता है, और वह माध्यमिक यौगिक फिर अभिकारक के दूसरे अणु से अपक्रिया करता है। और तो जब दूसरे अभिकारक के अणु से अपक्रिया करता है तो जो अभिकारक के अणु होंगे वह आपस में अपक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, और उत्प्रेरक क्या होता है, अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। तो माना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक यक्स की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिकारक ए व बी परस्पर निम्न प्रकार से संयुक्त होकर उत्पाद बनाता है। उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक यक्स। तो यहाँ पर ए बी यह उत्पाद बनेगा और यह क्या होगा, अभिकारक होगा। तो यहाँ पर जब क्रिया विधि समझाएंगे, क्रिया विधि समझाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एक्स यह मंद अपक्रिया होगी और यह बनाएगा ए एक्स, यह माध्यमिक यौगिक होगा, माध्यमिक यौगिक होता है। और यह माध्यमिक यौगिक ए एक्स फिर बी से अपक्रिया करता है तो यह तीव्र अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर ए बी बनेगा प्लस एक्स बनेगा, यह उत्प्रेरक होगा और यह होगा उत्पाद। तो जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक होता है धीरे धीरे अभिकारक की एक अणु से अपक्रिया करता है और वह मंद अपक्रिया होती है। फिर यह माध्यमिक यौगिक बना लेता है एक्स, और यह एक्स माध्यमिक यौगिक फिर अभिकारक के दूसरे अणु बी से अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके यह अभिकारक के अणु आपस में अपक्रिया कर लेते हैं और एक्स क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी अपकारक होते हैं वह आपस में अपक्रिया करते हैं और वहीं अभिकारक के अणु ही आपस में अपक्रिया करने के पश्चात उत्पाद बनाते हैं। उत्प्रेरक केवल उसमें बाह्य पदार्थ का कार्य करता है, जो कि
उत्प्रेरक किसी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेता, न उसको प्रारंभ करता है, क्योंकि जब भी प्रारंभ होते हैं वह अभिकारक के अणु आपस में परस्पर अपक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से एक उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2SO2 + O2, यहाँ पर NO 2SO3, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर किस प्रकार से यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन यह परस्पर अपक्रिया करता है, और अपक्रिया करने के पश्चात यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और यहाँ पर NO उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और तो जब क्रिया विधि समझेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्रिया विधि में देखेंगे, क्रिया विधि में देखेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह पहले ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है और फिर NO2 बनाता है, और वह NO2 फिर सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर जो क्रिया विधि होगी यह 2NO + O2, यह बनता है NO2, यह माध्यमिक यौगिक होगा, तो यह माध्यमिक यौगिक यानी कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, जो कि यह माध्यमिक यौगिक का कार्य करता है। और NO2 फिर सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, तो यह बनाता है SO3 + NO। फिर यह NO क्या होता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इससे अपक्रिया करके ऑक्सीकृत करता है इसको, तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पे NO क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यह इन दोनों स्टेपों के बीच में माध्यमिक यौगिक क्या बन रहा है, NO2। तो इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। और समांगी उत्प्रेरण, यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह भी गैस होता है, और यह ऑक्सीजन भी गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होता है। तो इस तरह से यह समांगी उत्प्रेरण है। तो समांगी उत्प्रेरण में क्या है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, इसी को आज बताना था और बता भी दिए। और इस प्रकार से जो भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अब वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा, और इस तरह से एक भी वीडियो मिस्टेक नहीं होगा। और जो अगला सिद्धांत है वो अगले दिन वीडियो में बताएंगे, अधिशोषण का सिद्धांत।
अधिशोषण के सिद्धांत को अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस प्रकार से थैंक यू। अधिशोषण का सिद्धांत भी लंबा है, इसकी वजह से उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।